हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी मस्त चल रही है, रिवीजन चल रहा है आपका अच्छे से। एंड सर, ये रिवीजन लेक्चर से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। सर ध्यान दीजिएगा, ये रिवीजन लेक्चर्स एवरीबॉडी सर यूज कर सकता है, ये ध्यान रखना। ये रिवीजन लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। सर सीए फाइनल के बच्चों से पूछेगा ये रिवीजन लेक्चर्स कितना हेल्प करते हैं टू कवर द एंटायर सब्जेक्ट बहुत शॉर्ट टाइम में। इसलिए सर इन रिवीजन लेक्चर्स को पूरे इंडिया के हर स्टूडेंट तक पहुंचा दो जहां जहां पे सर इंटर के स्टूडेंट से सर उन सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। यहाँ इन वीडियोस में कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई सर ये मेरा अर्निंग नहीं है। दिस इज आर ऑल फ्री रिसोर्सेज सर, बस बच्चों की हेल्प करने के लिए, कम्युनिटी को कुछ देने के लिए, क्योंकि इस कम्युनिटी ने हमको बहुत कुछ दिया है। तो सर आप सबके लिए ये रिवीजन लेक्चर्स आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके लिए एग्जामिनेशन से पहले और एग्जामिनेशन के टाइम पर सर इस पूरे सब्जेक्ट को पूरे स्ट्रांगली सर आपके कंट्रोल में लाने के लिए ये हेल्प करेंगे। चलिए सरकार, हम शुरू करते हैं क्या अगला चैप्टर नंबर 7, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, माहौल के साथ सरकार। और हाँ सर, इन वीडियोस के सर कमेंट्स जब आप लिखते हो माहौल लिख के, सरकार लिख के, सरकार एनर्जी बढ़ जाती है। सर ध्यान दीजिएगा सरकार, अगर आपने इन वीडियोस को देखा है तो सर इसमें माहौल लिखा हुआ मिलना चाहिए कमेंट के अंदर, तो सर मेरी एनर्जी और डबल और अपन को लगेगा आज तो अपन चांद पे। सरकार आइए सेक्शन नंबर 9.3 एंड 9.4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 5.3 एंड 5.4 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करेंगे, दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 9.4 एंड 9.3। सर हम पहले बात करें सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट। अच्छा, जो सेक्शन नंबर 9.4 है वही सेक्शन नंबर 5.4 है, जो सेक्शन नंबर 9.3 है वही सेक्शन नंबर 5.3 है। इंट्रास्टेट सप्लाई तो सेक्शन नंबर 5, सर सेक्शन नंबर 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इंटरस्टेट सप्लाई हो तो सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। बात है कि सर क्लियर, सेक्शन सेम है सर। आइए सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी क्या कहता है साहब, सुनिएगा ध्यान से। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई कर सकता है, और रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई करके वो बोल सकता है कि अगर ये रजिस्टर्ड कैटेगरी ऑफ, ये नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से इन स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज करिए तो इन नोटिफाइड गुड्स के केस में रेसिपिएंट जो नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। और एट प्रेजेंट बिल्डर प्रमोटर को नोटिफाई किया, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया साहब, और बोल दिया क्या प्रमोटर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए इन फॉलोइंग केसेस में। सर अब प्रमोटर मतलब बिल्डर, सर अब बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट परचेज किया, पहले हम पॉइंट नंबर 2 और 3 बात करें सर, अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से 1 रुपए की भी सीमेंट परचेज कर ली या कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज कर लिया जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उससे, तो ऐसे केस में उस सीमेंट और उस कैपिटल गुड्स पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उस प्रमोटर उस बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर। प्लस पॉइंट नंबर 1 कहता है क्या सर, बिल्डर्स को प्रमोटर्स को बोल दिया क्या, जब आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हो उसके अंदर मिनिमम 80%, मिनिमम कितना बेटा 80% जो मटेरियल काम आता है सर या सर्विसेज काम आती है सर, उसका जो भी गुड्स और सर्विसेज काम आती है उसका 80%, एटलीस्ट 80% आपको रजिस्टर्ड लोगों से ही परचेज करना है। क्योंकि क्या होता है कई सारे प्रमोटर बिल्डर क्या करते हैं, अनरजिस्टर्ड से परचेज दिखा के सर बोगस बिल लेके उनसे खर्चा दिखा देते हैं साहब, हाँ है ना, केवल खर्चा क्लेम करने के लिए सर। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या आपका एटलीस्ट 80% जो परचेजेस है अदर देन सीमेंट और कैपिटल गुड्स, अदर देन सर अगर आपने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर की है या लॉन्ग टर्म लीज पे कोई लैंड दिया है किसी को, उसको छोड़ दो। उसके अलावा जो अदर गुड्स और अदर सर्विसेज है उसका एटलीस्ट 80% रजिस्टर्ड लोगों से परचेज होना चाहिए। अगर इसमें शॉर्टफॉल हुआ, मान लो आपने जो परचेज किया गुड्स सर्विसेज वो केवल 75% ही था रजिस्टर्ड से, मतलब आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 80% आपको रजिस्टर्ड से परचेज करना था, आपने 75% ही टोटल परचेज का 75% ही रजिस्टर्ड से परचेज किया, तो बचा हुआ 5% जो शॉर्टफॉल है, जो शॉर्टफॉल है सर, shortfall from the minimum, sorry, shortfall from the minimum value of goods or service or both to be required to be purchased by promoter from registered person। तो shortfall कितना है 5%, उस पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। वो 5% जो shortfall है गुड्स और सर्विसेज जो भी है उन रेस्पेक्टिव गुड्स रेस्पेक्टिव सर्विस, हर एक गुड्स हर एक सर्विस का देखना पड़ेगा कौन कौन सा शॉर्टफॉल है 80% से, उस डिफरेंस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उस 5% बेटा। ये था सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट। आइए सरकार, अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट। गवर्नमेंट के पास पावर की हो जाए तो कुछ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई कर सकता है, और नोटिफाई करके बोल सकता है क्या सर, इन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ में रेसिपिएंट
will be liable to pay tax to the government directly under reverse charge mechanism, and all the provisions of the act will apply on the recipient as if he is the person liable to pay tax to the government directly. सर और 8% कुछ गुड्स भी नोटिफाइड है, 8% कुछ सर्विसेज भी नोटिफाइड है, पर सिंस जो गुड्स नोटिफाइड है वो हमारे सिलेबस में नहीं आते, इसलिए हम गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे इसकी केवल सर्विसेज की। तो कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड है हम वो बात कर रहे हैं सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सर जीटीए को ऑप्शन दे रखा है, या तो 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लो या 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लो। अगर 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीटीए ही लायबल है। 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो ऐसे केस में सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट लायबल होगा। अब सुनना बच्चों ध्यान से, सर जीटीए ने, अब प्रोविजन को ध्यान सुना, जीटीए ने जो सर्विसेज दी है वो इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से किसी एक को दी है तो ही टैक्स लगेगा। इन 7 के अलावा किसी को भी सर्विस दी तो टैक्स क्या है, एग्जम्प्ट है, मेगा एग्जम्प्ट लिस्ट के अंदर। आई रिपीट, सर जीटीए ने सर्विसेज दी है वो इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन जो हम बात करने वाले हैं, इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन को अगर सर्विसेज दिए तो ही जीएसटी पे टैक्स तो ही जीटी की सर्विस पे टैक्स लगेगा सर, वरना टैक्स ही एग्जम्प्ट है। भले 12% वाला ऑप्शन लिया है, 5% लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स एग्जम्प्ट होगा इन 7 के अलावा किसी और सर्विस दी तो। पर इन 7 को सर्विस दी तो टैक्स लगेगा। 12% वाला ऑप्शन लिया तो जीटी खुद पे करेगा, 5% वाला ऑप्शन लिया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये स्पेसिफाइड पर्सन जो है, जो रेसिपिएंट वो टैक्स पे करेंगे। अच्छा, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस किसको मानते हैं, जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है, दैट पर्सन इज ट्रीटेड एज रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। वो अगर इन 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक पर्सन है तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा। 5% वाला ऑप्शन तो जीटीए रिवर्स, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करेंगे, और अगर 12% वाला ऑप्शन लिया तो जीटीए खुद टैक्स पे करेगा। इन 7 के अलावा कोई और है तो टैक्स एग्जम्प्ट है। अब वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन कौन है, फर्स्ट रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी, then cooperative society, then body corporate, then partnership firm whether registered or not including AOP, then sir any other person who is registered in GST, and then registered casual taxable person। ये सारे लोग जो टैक्सेबल टेरिटरी में अगर लोकेटेड है तो टैक्स लगेगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? बस एक एक्सेप्शन और है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो है पर वो रजिस्टर्ड है किसकी वजह से, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर जीएसटी। सर जीएसटी का टीडीएस सेक्शन 51 में आता है जो आपके सिलेबस में नहीं आता, पर हाँ सर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी, ये 3 लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 51 ऑफ द सीजीएसटी। किसी और पर्पस के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो भले ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है फिर भी सर जीएसटी क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया, एंड नोबडी विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। तो सर इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी के अलावा किसी और को सर्विस दी तो जीएसटी एग्जाम्प्ट है, प्लस इनको अगर सर्विसेज दी तो भी जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है। सर इसके अलावा इन 7 को सर्विसेज दी अदर देन दीज पीपल सर तो टैक्स लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। अगर 5% वाला ऑप्शन लिया तो 12% वाला ऑप्शन लिया तो जीटीए खुद टैक्स पे करेगा। आइए सर सेकंड पॉइंट, सर एडवोकेट्स, सर वकील, एडवोकेट्स या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। सर एडवोकेट भले वो फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो, इंडिविजुअल एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट हो या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, उन्होंने सर्विसेज दी किसको, ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा, और वो रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और ध्यान रखिएगा सीनियर एडवोकेट को अगर फाइल शिफ्ट करी किसने, किसी एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट ने, तो सर भले ही सीनियर एडवोकेट ने सर्विसेज दी किसको, एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, पर सर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी रेसिपिएंट माना जाएगा वो बिजनेस एंटिटी जिसका वो केस रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर इन द कोर्ट। क्लियर? तो रेसिपिएंट लायबल होगा बिजनेस एंटिटी to pay the tax who is located in taxable territory। then sponsorship services, अगर sponsorship services आपने दी किसको, किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, ध्यान रखना बेटा जहां पे इस तरह की कंडीशन दी कि बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ लिखा होता है वो आप बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी अगर रेसिपिएंट को ने बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अच्छा, आरसीएम के जितने भी केसेस है उसमें रेसिपिएंट शुड बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, हर जगह लिखा होगा, क्योंकि रेसिपिएंट अगर आउट ऑफ इंडिया तो वो टैक्स कैसे पे करेगा, इसलिए हर पॉइंट में सेम है। अभी बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा कि लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ओके सर, नेक्स्ट आता है क्या, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। सर आपको पता है क्या, all the services provided by central government, state government, union territory or local authority are exempt from GST except following 4। हमने मेगा एग्जामिनेशन पढ़ा है क्या, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट पोस्ट, by way of speed post, express parcel post, life insurance or agency services। second, services in relation to transport of goods or passenger। third, services in relation to vessel या aircraft whether within the precincts of the port airport or outside the port or airport। और fourth कौन सी थी, इन 3 के अलावा any other service to business entity।
तो सर वो जो फोर्थ पॉइंट है ना सर, एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, वहां टैक्स लगता है सर। ऊपर वाले 3 में तो लगता है, पर ये फोर्थ वाले में जो टैक्स लगता है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट खुद सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो बिजनेस एंटिटी खुद टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो सर ध्यान देना, एनी अदर सर्विसेज अदर देन वो पोस्ट, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, पैसेंजर वाली सर्विस को छोड़ के एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी, सर बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। बस एक सर्विस को छोड़ दो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कह दिया क्या सर, यहां पर अलग से पॉइंट बोला और बोला क्या, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो बिजनेस एंटिटी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ही उसको टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, पर अगर बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? बाकी एनी द सर्विस टू बिजनेस एंटिटी वली वो रजिस्टर्ड हो या ना हो सर, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ जाएगा। क्लियर? डन। सर नेक्स्ट आता है क्या सर, अगर मान लो मैं एक बिल्डर हूं, आपकी कोई सोसाइटी है जो ओल्ड सोसाइटी, पुरानी बिल्डिंग टूट रही है, नई बिल्डिंग बन रही है, पुराने दिल टूट रहे हैं, नए दिल जुड़ रहे हैं, तो सर होता ना सर रीडेवलपमेंट में जब बिल्डिंग जाती है, पुरानी बिल्डिंग टूटती है, बिल्डर तोड़ता है और नई बिल्डिंग बनाता है, बड़े फ्लैट बनाता है, तो सर जो सोसाइटी है या मेंबर्स है वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म लीज में मेरे को लैंड दे रहे हैं। तो ऐसे केस में जो उन्होंने मेरे को ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की सर्विस दी है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए मेरे को उन्होंने लैंड दी है लीज पर, तो ऐसे केस में सर प्रमोटर खुद लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, वो सोसाइटी लायबल नहीं होगी टैक्स पे करने के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, बिल्डर खुद लायबल होगा सब। नेक्स्ट सर, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, डायरेक्टर ने जो सर्विसेज दी, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर जो पैसा मिल रहा है, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय नहीं है वो, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर जो पैसा मिल रहा है उस पर टैक्स लगता है, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। वो बॉडी कॉर्पोरेट सर जो टैक्सेबल, वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन इंश्योरेंस एजेंट जो कमीशन लेता है इंश्योरेंस कंपनी से, उसके केस में इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी टैक्स पे करने के लिए, इंश्योरेंस एजेंट लायबल नहीं होगा। देन बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट, वसूली भाई उनको जो कमीशन दिया उस पर सर बैंक खुद टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। वो रिकवरी एजेंट वो लोगों से रिकवरी कर रहा है, वो क्या टैक्स पे करेगा सर, डिपार्टमेंट के ऑफिसर उससे रिकवरी करने गए, वो खुद ही रिकवर हो गए, वापस आया ही नहीं भाई सर, इसलिए गवर्नमेंट बोल दिया हमसे ना हो पाएगा, बैंक तुम ही टैक्स पे कर दो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया सर। देन सर कॉपीराइट किसका, ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क का, बुक्स का जो कॉपीराइट है उसके लिए यहां अलग से लिखा है बेटा। ओके सर, पहले हम बात करें पॉइंट नंबर 9 की, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क और ड्रामेटिक, इसका जो कॉपीराइट होता है उसमें सर जो म्यूजिक कंपनी है जो रॉयल्टी दे रही किसको, आर्टिस्ट को, सर कंपोजर को, फोटोग्राफर को, आर्टिस्ट को, तो ऐसे केस में वो म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर will be liable to pay the tax to the government directly under reverse charge mechanism। एंड सर ऑथर के केस में बोल दिया क्या, ऑथर के पास जो अपनी बुक है सर उसका मेरा कॉपीराइट है सर, इसको मैंने किसी पब्लिशर को पब्लिश करने के लिए दिया, वो प्रिंट करेगा बेचेगा, जिसका जितना बिकेगा उसका एक परसेंटेज मेरे को रॉयल्टी मिलेगा, तो ऐसे केस में जो रॉयल्टी मेरे को मिल रहा है सर उस पर टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उस पब्लिशर को पे करना है। पर ऑथर को एक ऑप्शन दे दिया कि ऑथर बाय डिफॉल्ट तो पब्लिशर लायबल है, पर ऑथर को एक ऑप्शन दे दिया कि ऑथर चाहे तो खुद लायबिलिटी ले सकता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। मान लो मैं खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, अब साहब मैं खुद अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैं चाहता हूं यार ये जो रॉयल्टी है इस पे भी टैक्स मैं खुद ही पे कर दूं, उसके कुछ लॉजिक है, वो अभी आप छोड़िए, रूल नंबर 42 43 आपके सिलेबस में नहीं आते सर। अब अगर ऑथर खुद लायबिलिटी लेना चाहता तो ऐसे केस में वो जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को एक इंटीमेशन देगा सर इन दी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कि साहब ये जो मेरी रॉयल्टी उस पर टैक्स में फॉरवर्ड चार्ज में मैं खुद टैक्स पे करूंगा, मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी, और अपने बिल पे टैक्स लगा के पब्लिशर को देगा, तो ऐसे केस में पब्लिशर लायबल नहीं होगा, ऑथर खुद लायबल होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट लायबल तो पब्लिशर ही है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन आरबीआई की जो ओवरसीइंग कमेटी है सर, उसको जो मेंबर्स को जो फीस मिल रही है इस पे सर कौन लायबल होगा भाई, सर आरबीआई लायबल होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। देन सर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो बैंक वगैरह के लिए लोन फाइल्स वगैरह लेके आते हैं उनको कमीशन मिलता है, उसके केस में सर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी, सर मतलब अगर जो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो पार्टनरशिप फॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसए वो पार्टनरशिप फॉर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट है या एलएलपी है, तो ऐसे केस में वो खुद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लायबल होगा, नहीं तो सर वो अगर इंडिविजुअल है तो ऐसे केस में बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो भी कमीशन उसको मिल रहा है उसके लिए। देन बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दी, बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दी बैंकिंग कंपनी को, तो ऐसे केस में बैंकिंग कंपनी लायबल होगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सर्विस दी बैंकिंग कंपनी को तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट खुद लायबल होगा, पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के एजेंट ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को सर्विस दी है तो एजेंट को जो कमीशन दिया है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने उसके लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट खुद लायबल होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर। देन सिक्योरिटी सर्विसेज, ध्यान देना बेटा, सिक्योरिटी सर्विसेज दी किसको, आपने रजिस्टर्ड पर्सन को, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने सिक्योरिटी सर्विस दी, पर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाला पर्सन को होना चाहिए एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है, सिक्योरिटी सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ
सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल होता है ना सर, बॉडी गार्ड वगैरह, सर बिल्डिंग वगैरह बाहर देखोगे सिक्योरिटी गार्ड, तो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है कौन? अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। किसको दे रहा है बेटा? द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। पर इसके लिए दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हो, पर अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखा तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। सेकंड थिंग, वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी आप हो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51, किसी और पर्पस के लिए वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा साहब। देन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, सर जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट चार्ज फ्रॉम द सर्विस रेसिपिएंट। क्लियर? अब उन्होंने सर्विसेज दी किसको? रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। ध्यान देना बेटा, रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर, एक तो सिक्योरिटी सर्विस में और यहां पर। सर ध्यान देना बेटा, यह कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि आप ध्यान से पढ़ते नहीं, उसको याद नहीं करते, याद करना पड़ेगा आपको। रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट और सर्विस सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ध्यान देना बेटा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, डिजाइन ट्रक वगैरह नहीं बेटा, कार वगैरह या बस वगैरह। सर ये आपने सर्विसेज दी किसको? बॉडी कॉर्पोरेट को। सर्विस सप्लायर शुड नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। पर अगेन यहाँ पे भी रेंटिंग मोटर व्हीकल में दो ऑप्शन होते हैं, 12% टैक्स पे करो या 5% टैक्स पे करो। 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया है, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, यार या इंटरेस्टेड तो 12% आईजीएसटी। तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबल होगा बॉडी कॉर्पोरेट, अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो, और सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तो भले सिक्योरिटी सर्विस हो या रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस हो, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा साहब। आइए, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज के केस में बात हम ऑलरेडी कर चुके चैप्टर नंबर 2 के केस में कि सर सिक्योरिटीज लैंड के केस में जो फीस मिल रहा है किसको? लेंडर को, तो इसके केस में बोरोवर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। ये आरसीएम के सारे केस खत्म होते हैं। अब सर ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो अभी आपने पढ़ा उसका एक सर सर्कुलर भी दे रखा था, उसको एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं मैं। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर अगर है 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वही लायबल होगा। 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया सर, उसमें अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज है। सप्लायर सर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट अगर कौन है सर? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो अगेन क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट, पर हाँ सप्लायर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज लगता है और रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए बेटा। भारत माता की जय। सर ये जीटीए का हमने समरी दे रखा है, मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। सर जीटीए सर्विस के केस में अगर 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो डायरेक्ट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, बात खत्म सर। सर पर रेसिपिएंट अगर उन इस पे 7 कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन के अलावा कोई और पर्सन है तो ऐसे केस में जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। पर वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन अगर रेसिपिएंट है तो ही टैक्स पे करने की बात आएगी। अगर 5% वाला ऑप्शन लिया तो रेसिपिएंट जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा, 12% है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा, और 7 के अलावा कोई और पर्सन है तो ऐसे केस में एग्जम्प्ट सर्विसेज। क्लियर? भारत माता की जय। देन सेक्शन 95 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है। एट प्रेजेंट देयर आर 4 सर्विसेज जो नोटिफाई करी हुई गवर्नमेंट ने। वो सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही सप्लायर मान लेंगे सर, एज इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय सर ओला, उबर एटसेट्रा। सर ध्यान देना, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब एटसेट्रा सर इसमें कवर है। और वहां पर जैसे ओला उबर होती है ना सर, टैक्सी ड्राइवर लायबल नहीं होगा, कौन लायबल होगा? ओला उबर लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए। क्लियर? भले वो सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं है फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी उनको सप्लायर मान ले। और अगर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है सर तो भी टैक्स उसी को पे करना है। पर हाँ सर कौन पे करेगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस पे करेगा, पर उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी इंडिया में नहीं है तो भी टैक्स उसी को पे करना है। कौन पे करेगा? सर दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, मतलब पे तो ईसी को ही करना है। अगर ईसी को फिजिकल प्रेजेंस तो वो पे करेगा, नहीं तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस पे करेगा, नहीं तो उसका एजेंट पे करेगा, पर पे तो उसी को करना पड़ेगा। क्लियर? डन। जो सर्विसेज सेक्शन नंबर 95 में कवर है। और प्रेजेंट 4 सर्विसेज है। कौन कौन सर्विसेज नोटिफाइड है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं आता, इसलिए हमने बात नहीं करी। इसी के साथ भारत माता की जय। सर ये पूरा चैप्टर भी खत्म होता है अब। आई होप मजा आ रहा है जिंदगी के अंदर, आई होप एनर्जी मिल रही है आपको। एंड सर आई नीड योर थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। माहौल करो, अच्छे से पढ़ो, खुश होकर पढ़ो, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। आई लव यू लॉट, टेक केयर। माहौल। थैंक यू सो मच।